हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। क्राउडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन एंड पोल्यूशन जो होता है एयर पोल्यूशन, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम क्राउडिंग के इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्राउडिंग क्या होता है? क्राउडिंग इज डिफाइंड इन अ साइकोलॉजिकल सेंस एज अ साइकोलॉजिकल स्टेट इमेनेटिंग फ्रॉम द फेल्ट लैक ऑफ स्पेस। यानी कि क्राउडिंग जो है एक साइकोलॉजिकल स्टेट है या साइकोलॉजिकली फील होती है जब हमें स्पेस लैकिंग लगती है। मतलब हमें लगता है कि जगह कम है, स्पेस जो है वो कम है, देयर इज़ अ लैक ऑफ स्पेस। तो इसको कह सकते हो कि ये एक ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रक्ट नहीं है, मतलब सबके लिए ये सिमिलर नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ स्पेस जो है फील होना वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए ज़्यादा लोगों में लैक ऑफ स्पेस फीलिंग आ सकती है और किसी के लिए नहीं आ सकती। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कितने लोगों के बीच में क्राउडिंग फील होती है। तो इसलिए ये एक ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। जबकि डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं, डेंसिटी जो मेजर करी जाती है वो ऑब्जेक्टिव होता है। डेंसिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेस में कितने लोग हैं। तो जैसे अगर एक पर्टिकुलर रूम में 6 लोग रहते हैं और वहीं एक दूसरे सेम साइज के रूम में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली इस रूम की डेंसिटी ऑफ पीपल ज़्यादा है इस रूम में। तो ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये तो सबको दिख रहा है कि इसमें ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा डेंसिटी है। लेकिन जो अगर नॉर्मली एक जगह पे, अगर उस जगह पे आपको क्राउडिंग फील हो रही है और दूसरे किसी पर्सन को नहीं हो रही, तो वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो जाता है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि क्राउडिंग जो है वो एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जो कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है वो। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, मीडिएटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो आपको क्राउडिंग फील करा सकते हैं या नहीं। तो ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं क्राउडिंग में, उसके बारे में अब ये बात करेंगे। उदय जैन एंड गिरीश्वर मिश्रा in 1990 reason that density in itself has no effect on mood and behavior. It is the experience of crowding which is responsible for negative effect. ये कह रहे हैं कि डेंसिटी चाहे कितनी भी हो किसी जगह की, उससे आपके मूड के ऊपर या आपके बिहेवियर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उसको क्राउडिंग ना मानो। तो अगर आप उस चीज़ को एज क्राउडिंग एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको बहुत ओवर क्राउडिंग लग रही है, तो ही उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर होगा। अगर आपको वो क्राउडिंग नहीं लग रही है, आपको वो जगह में बिल्कुल भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आएंगी, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत भीड़ है, तो ये आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑब्जेक्टिव क्राउडिंग का मतलब है कितनी डेंसिटी है, कितने लोग हैं उस जगह पे, एंड द फीलिंग ऑफ क्राउडिंग। और फीलिंग ऑफ क्राउडिंग मतलब आपको कितना क्राउडेड फील हो रहा है, जो कि सब्जेक्टिव होता है। लेट रिसर्चर्स टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स मीडिएटिंग द फीलिंग ऑफ क्राउडिंग। तो उसके पीछे अब क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपको क्राउडेड फील होता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है कि अगर आप एक डिस्क में जाते हो, वहाँ पे बहुत ओवर क्राउडेड होता है, लेकिन स्टिल आप वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता क्राउडिंग का, जबकि वहाँ डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है लोगों की, लेकिन आपको फिर भी ओवर क्राउडिंग फील नहीं हो रही है, तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता आपके ऊपर। अगर दूसरी जगह आप वही लोकल ट्रेन में अगर आप कहीं जा रहे हो जिसमें भी भीड़ है, वहाँ पे आपको क्राउडेड लगता है, सेम अगर वो डेंसिटी सेम वैसी ही है जैसी डिस्क में थी, स्टिल आपको एक लोकल ट्रेन में क्राउडेड लग रहा है। तो ऐसा क्यों है कि सेम डेंसिटी होने के बाद भी एक जगह पे हमें क्राउडिंग नहीं लगती है और एक जगह पे लगती है। द मीडिएटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राउडिंग आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट। तो अब साइकोलॉजिस्ट का इसी चीज़ में इंटरेस्ट है फाइंड करने का कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेम डेंसिटी होने के बाद भी एक जगह पे तो लोगों को क्राउडिंग फील होती है और दूसरी जगह पे नहीं होती है। अब डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को हो सकता है डिस्क में भी क्राउडिंग फील होती हो, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे पता चलता है। और यही फैक्टर्स जो है हम सबको एक डिफरेंट इंडिविजुअल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और ये फैक्टर्स हमारे अटेंशन, कॉग्निशन, इमोशनल रिस्पॉन्सेज और जेंडर, एज, ये सारे फैक्टर्स इसमें आ सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एज में जाके आपको किसी एक जगह पे क्राउडिंग लग सकती है या किसी एक जेंडर को लग सकती है। तो हाई डेंसिटी जो एरियाज होते हैं उसमें कौन से ऐसे मीडिएटिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें एक्सपीरियंस ऑफ क्राउडिंग होता है। तो वो फैक्टर्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये इन्होंने पहला फैक्टर जो लिखा है वो है स्टिमुलस ओवरलोड।
स्टिमुलस ओवरलोड जो है, दी ओवरलोड मॉडल है जो, वो ये कह रहा है कि क्राउडिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिव स्टिमुलेशन, मतलब जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन होती है, इतने सारे वहाँ पे स्टिमुलाई होते हैं कि आपका ध्यान बहुत जगह डिवाइड हो जाता है। तो अगर हमारे अटेंशन की कैपेसिटी लिमिटेड है, हमारी जो अटेंशनल कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, और उसके ऊपर सडनली बहुत सारी इंफॉर्मेशन फेंक दी जाए, तो वो बहुत जगह अटेंशन देने की वजह से हमें क्राउडिंग फील हो जाती है। सो वी नो दैट the attentional resources at our disposal have limited capacity. Through the process of attention, information is processed. In high density condition, information is received at a high rate. तो जब हाई डेंसिटी होती है तो इन्फॉर्मेशन बहुत हाई रेट पे आपको हर जगह से आती है, अलग अलग सोर्सेज से आती है। इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेन पड़ता है, आपके अटेंशनल रिसोर्सेज पे स्ट्रेन पड़ता है, और वही स्ट्रेन आपको नेगेटिव इफेक्ट करता है, इसलिए आपको क्राउडेड फील होता है। अब जैसे ये डिस्कोर्स की बात कर रहे थे, वहाँ पे हमारी अटेंशन क्यों नहीं इतनी जगह डिवाइड होती, क्योंकि वहाँ पे बहुत लाउड म्यूजिक होता है और हमारा सारा ध्यान लाउड म्यूजिक की तरफ रहता है, तो हम बाकी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा अटेंशनल प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर हम लोकल ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत नॉइज़ होती है, हर जगह से आवाज़ आ रही होती है, तो आपकी अटेंशन हर जगह डिवाइड हो रही होती है, वो जो स्ट्रेन आपके ऊपर पड़ता है वो स्टिमुलस ओवरलोड होता है वो चीज़, उसकी वजह से आपको क्राउडिंग फील हो जाती है। दूसरा फैक्टर है बिहेवियरल कंस्ट्रेंट्स। बिहेवियरल कंस्ट्रेंट मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको अपना बिहेवियरल फ्रीडम नहीं मिल रही है, ऐसी हाई डेंसिटी जगह है जहाँ पे आप अपने हिसाब से बिहेव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि क्राउड है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कम हो जाती है, आपके हिलने की जगह नहीं है बिल्कुल भी, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहे हो, किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो बिहेवियरल कंस्ट्रेंट होता है उससे आपको नेगेटिव इफेक्ट होता है और क्राउडिंग नेगेटिव फील होती है। तीसरी चीज़ आ जाती है अराउजल एंड एट्रीब्यूशन। तो आप किस चीज़ से अराउज हो रहे हो और आप उसको किस चीज़ को एट्रीब्यूट कर रहे हो। तो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन स्टेट्स दैट इमोशनल रिस्पॉन्स इज द रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड द फैक्टर्स वन ब्लेम्स फॉर द अराउजल। तो अगर आप फिजियोलॉजिकली अराउज हो रहे हो किसी भीड़ वाली हाई डेंसिटी वाली जगह पे, और आप उसको क्या रीज़न मानते हो अराउजल का, उस पर डिपेंड करता है। जैसे हाई डेंसिटी एरियाज में क्या होता है, हमारी सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाती हैं, और सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करती हैं, अराउजल करती हैं। अराउजल का मतलब है आपके जो हार्ट रेट वगैरह इंक्रीज हो जाना, ऑक्सीजन इनटेक इंक्रीज हो जाना, उस तरह से आप अराउज हो जाते हो। अब वो अराउजल, आप फिजियोलॉजिकली अराउज हो रहे हो, लेकिन आप उसको जो है इफ द इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स द कॉज ऑफ हर स्ट्रेस टू द डेंसिटी, अब वो चीज़ आप ये सोच रहे हो कि क्राउडिंग की वजह से आप फिजियोलॉजिकली अराउज हो रहे हो, तो आप उसको नेगेटिवली लेते हो। फिर in a disco you are over aroused, but since you are a little high on vodka and are on the dance floor, you attribute the arousal to the fun. अब अगेन ये दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, एक डिस्को और एक लोकल ट्रेन को। तो डिस्क में ये कह रहे हैं कि आप अराउज होते हो, लेकिन आप ये सोचते हो कि वहाँ पे आप फन के लिए अराउज हो रहे हो, इसलिए आप उसको नेगेटिवली नहीं लेते। लेकिन एक लोकल ट्रेन में जब आप अराउज होते हो तो वहाँ पे आपको फन नहीं होता बिल्कुल भी, तो इसलिए आप उस चीज़ को नेगेटिवली लेते हो। तो इसलिए हम अराउज तो होते हैं दोनों सिचुएशन में, जहाँ पे भी हाई डेंसिटी एरिया होता है, लेकिन उस अराउजल को हम क्या रीज़न दे रहे हैं, किस चीज़ की वजह से अराउज हुए हैं, क्या रीज़न सोचते हैं हम, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना नेगेटिवली और क्राउडिंग की तरह लेते हैं। यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक बार ये किसी बहुत ही इंट्रोवर्ट गर्ल को डिस्क लेके गए थे। अब इंट्रोवर्ट का मतलब है वो ओवर स्टिमुलेशन नहीं बर्दाश्त कर सकते, जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको इतनी ज़्यादा स्टिमुलेशन अच्छी नहीं लगती, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे जाके उसको डिस्क में भी अच्छा नहीं लगा, तो बाद में जब इन्होंने उससे पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला कि वो ओवर क्राउडेड था। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा पर्सन भी डिस्क को भी ओवर क्राउडेड बोल सकता है, जिसको ओवर स्टिमुलेशन इस तरह की भी नहीं पसंद है, जैसे जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं। तो ये सबका अपना अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है और अपने खुद के फैक्टर्स होते हैं। चौथी चीज़ है द परसीव्ड स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे रिसोर्सेज का होना अवेलेबल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। एक इकोलॉजिकल मॉडल है बाय विचर एंड कर्मियर,
पर उन्होंने बोला है कि परसीव्ड स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लीड टू नेगेटिव इफेक्ट। जब आपको पता होता है कि एक जगह पे रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और वहाँ पे यूज़ करने वाले रिसोर्सेज कम हैं, पानी कम अवेलेबल है इतने लोगों के लिए, खाना कम अवेलेबल है, जैसे लोकल ट्रेन में बैठने की जगह नहीं होती है, तो आप क्या करते हो, आप उसको नेगेटिवली लेते हो, उससे आपका नेगेटिव इफेक्ट होता है आपके माइंड में, और वही चीज़ को आप फीलिंग ऑफ क्राउडिंग बोलते हो। आपको लगता है कि ज़्यादा लोग हैं, इतने नहीं होने चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज कम है। तो ये सारे वो है मीडिएटिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको क्राउडिंग फील होती है। कंटेंट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ क्राउडिंग, अब ये बात करेंगे कि कैसे एक्सपीरियंस ऑफ क्राउडिंग होता है। तो क्राउडिंग क्या चीज़ है, फीलिंग है, इमोशनल है, कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज है। तो उदय जैन जो है, जिन्होंने पहली बार, एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं, पहली बार क्राउडिंग के ऊपर स्टडी करी थी, उन्होंने 4 ऐसे टाइप के एक्सपीरियंस बताए हैं जो क्राउडिंग की वजह से होते हैं। वो 4 एक्सपीरियंसेस कौन कौन से हैं, नेगेटिव इफेक्ट, लॉस ऑफ कंट्रोल, कंजेशन एंड डिस्टर्बेंस। तो नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, जब हमारे अंदर मूड डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है क्राउडिंग की वजह से। लॉस ऑफ कंट्रोल, जो हमें हेल्पलेसनेस फील होती है क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे, इतनी भीड़ है। लिमिटेड फ्रीडम हो जाती है, हम मूव भी नहीं कर पाते। कंजेशन हमें कब फील होती है, जब हमें लगता है स्पेस बहुत कम है, हम किसी से बात नहीं कर ढंग से, मतलब किस ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे, इतनी स्पेस कम है, या हमें ठीक से बैठने की जगह नहीं मिल रही है, कुछ करने की जगह नहीं है हमारे पास। और डिस्टर्बेंस का मतलब है एनीथिंग लेस देन कंजेशन में ये कह रहे हैं कि एक पर्सनल स्पेस भी अगर आपको ना मिल पाए ढंग से तो आपको कंजेशन फील होती है। और आगे डिस्टर्बेंस का मतलब ये कह रहे हैं फीलिंग ऑफ बीइंग डिस्टर्ब्ड इन हाई डेंसिटी सिचुएशन। डिस्टर्बेंस जनरली अकर्स ड्यू टू नॉइज, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड हरासमेंट। तो अगर नॉइज है बहुत ज़्यादा क्राउडिंग की वजह से, प्राइवेसी नहीं है बिल्कुल भी आपके, और हरासमेंट होती है, इस वजह से आपको डिस्टर्बेंस होती है। इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग, Jain and Mishra have forwarded a theoretical model of behavioral consequences of crowding। तो ये मॉडल है जिसका नाम है मॉडल ऑफ behavioral consequences of crowding। The model posits that crowding is a psychological state experienced on the basis of high population density as mediated by physical resources and coping mechanism। तो ये कह रहे हैं कि जो क्राउडिंग है ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। वो तो हम समझ गए हैं कि क्यों साइकोलॉजिकल स्टेट बोल रहे हैं, क्योंकि वो हम एक्सपीरियंस करते हैं। कब करते हैं, जब हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है और उसमें कुछ रिसोर्सेज होते हैं, मीडिएटेड बाय फिजिकल रिसोर्सेज एंड कोपिंग मैकेनिज्म। तो डिपेंडिंग अपॉन द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ दीज वेरिएबल्स पीपल में एक्सपीरियंस डिफरेंट डिग्रीज ऑफ क्राउडिंग। तो हम ये डिपेंड करता है कि ये 3 जो वेरिएबल्स हैं, फिजिकल रिसोर्सेज और कोपिंग मैकेनिज्म, ये किसके पास कितने हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी क्राउडिंग फील कर सकता है एक ही जगह पे। इस लॉजिक को ये यहाँ पे दिखा रहे हैं चार्ट की तरह कि हाई डेंसिटी एरिया है, उस पर बाद कितनी मीडिएटिंग फैक्टर्स हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितनी क्राउडिंग फील होती है। लेकिन अगर हमारे कोपिंग मैकेनिज्म्स अच्छे हैं तो हो सकता है हम क्राउडिंग को इतना फील ना भी करें। लेकिन अगर हमारे कोपिंग मैकेनिज्म्स कम हैं तो हम क्राउडिंग ज़्यादा फील करेंगे और उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे वो आगे इन्होंने बताए हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज 3 लेवल पे होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल लेवल, एक होता है इंटरपर्सनल, एक सोसाइटल। तो जैन एंड मिश्रा ने कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज बताए हैं। इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल लेवल पे क्या होता है, आपको स्ट्रेस होता है, आपका हेल्थ खराब होती है, गुस्सा आता है, एंग्जाइटी होती है, सोशल विड्रॉल होता है। इंटरपर्सनल लेवल पे आपका एक दूसरे से कंपटीशन होना शुरू हो जाता है, अट्रैक्शन बढ़ना कम होना, एक दूसरे की हेल्प करना या ना करना, ये सब चीज़ें। और सोसाइटल लेवल पे पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़। तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राउडिंग है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल की बात करेंगे जहाँ पे हेल्थ की बात आ रही है। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा अभी कि क्राउडिंग में क्या होता है, ओवर अराउजल हो जाता है हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स का। सिंपैथेटिक नर्व्स के बारे में जिसको आइडिया नहीं है वो क्लास 11th के चैप्टर 3 की मेरी वीडियो में देखेंगे तो हमने नर्वस सिस्टम में इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि सिंपैथेटिक नर्व्स क्या होती हैं। तो जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सिंपैथेटिक नर्व ओवर अराउज हो जाती है तो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में चेंजेस आने लगते हैं।
अब ये इन्होंने कैसे देखा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे इन्होंने 5 फीमेल्स और 5 मेल्स को एक छोटे रूम में रखा 3.5 घंटे के लिए, और उनका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर चेक किया, और उसके बाद इतने ही लोगों को एक बड़े रूम में रखा। तो ऑब्वियसली जब दोनों रूम्स के लोगों का हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर मेजर किया तो उनका ज़्यादा आ रहा था जो छोटे रूम में थे। इससे पता चला कि जब हाई डेंसिटी जगह होती है जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे हमारा हार्ट रेट और वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सब इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो स्ट्रेस की वजह से जो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारी कंडीशंस को एबनॉर्मल कर देता है। दूसरी चीज़ जो ये बात कर रहे हैं एग्रेशन एंड एंजाइटी, वो क्यों होती है? क्योंकि अगर ओवर क्राउडिंग है तो हमारे को एग्रेशन होगा, उसकी नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी जिसकी वजह से एग्रेशन होगा। हाई फिजियोलॉजिकल अराउजल कंपाउंडेड विद नेगेटिव फीलिंग्स लीड टू एग्रेशन। तो जब आप अराउज हो रहे हो और आप उसको नेगेटिवली एट्रीब्यूट कर रहे हो कि हम इसलिए अराउज हो रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज कम है, लोग ज़्यादा है, तो वो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है और एग्रेशन होती है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे होता है। और फिर हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपना एग्रेशन शो करने लगते हैं और एक दूसरे से रिपल्स करने लगते हैं, मतलब दूर होने लगते हैं, क्योंकि फिर हमारे अंदर एक सोशल टेंशन डेवलप हो जाती है। फिर हेल्पिंग बिहेवियर खत्म हो जाता है टोटली, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालने लग जाते हैं, एक दूसरे को रीजन मानने लग जाते हैं अपने एग्रेशन का। और फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं तो कंपटीशन होता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल भी और ज़्यादा बढ़ जाता है उससे, और एग्रेशन भी बढ़ जाता है। तो एंजाइटी भी एक ऐसा इमोशनल रिस्पॉन्स है जो आपको अराउजल के टाइम पे होता है। और वो अराउजल कब होता है? जब आप हाई डेंसिटी एरिया में होते हो, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्राइवेसी कम है, स्पेस कम है, रिसोर्सेज भी कम है, और आपको कम्पीट करके रिसोर्सेज लेने हैं। Those staying in crowded conditions like slum dwellers or prison inmates, or those staying in overcrowded hostels are more vulnerable to anxiety as a response. तो ये जो वो लोग हैं ना जो स्लम्स में रहते हैं, प्रिजन्स में जो रहते हैं, जो लोग वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, और जो ओवरक्राउडेड हॉस्टल्स में रहते हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर सोसाइटल लेवल पे आता है सोशल विड्रॉल। सोशल विड्रॉल एक क्या है? एक तो सोशल विड्रॉल का मतलब है दूर हो जाना, सबसे अलग अलग रहना। तो वो एक कोपिंग स्ट्रैटेजी है अपने आप को भीड़ से दूर रखने की, पर उससे क्या होता है, और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक छोटे घर में रह रहे हो, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्राउडिंग फील होती है कि लोग ज़्यादा हैं, घर छोटा है, तो आप उनसे दूर रहना शुरू करते हो, सोशल विड्रॉल की कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो। और उसकी वजह से क्या होता है, आपके सोशल बॉन्ड्स जो हैं वो कम हो जाते हैं और सोशल सपोर्ट ख़त्म हो जाती है। अब सोशल सपोर्ट ख़त्म होने का मतलब है ऑब्वियसली स्ट्रेस लेवल और इंक्रीज हो जाना। तो ये जो सोशल विड्रॉल की जो कोपिंग स्ट्रैटेजी है, इससे आप अपना स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ा लेते हो और कोप नहीं कर पाते हो क्राउडिंग की, जो क्राउडिंग है उससे। तो इसको इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है सोशल, ये साइकिल दिखाया हुआ है क्राउडिंग और सोशल विड्रॉल का, कि हाई डेंसिटी होम्स में क्या होता है, क्राउडिंग की वजह से एक क्रॉनिक स्ट्रेसर होता है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक स्ट्रेसर रहता है लोगों के बीच में ऊपर। वो कोप करने की कोशिश करते हैं उस चीज़ से, फिर सोशल विड्रॉल कर लेते हैं एक दूसरे से, उसकी वजह से उनके आपस की बॉन्डिंग ख़त्म हो जाती है, जिससे उनकी स्ट्रेस और बढ़ जाता है, और ये चीज़ आगे चलती रहती है एज अ साइकिल। चौथी चीज़ आ जाती है टास्क परफॉर्मेंस। Many empirical studies conducted in recent times have demonstrated that crowding impedes task performance and inhibits the realization of optimum potential of the individual. तो क्राउडिंग में क्या होता है, प्रॉपरली आप अपना पोटेंशियल जो है यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, रियलाइज नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस को और मुश्किल कर देता है। जैसे इन्होंने बोला है, नागर एंड पांडे हैव फाउंड crowding leads to deterioration in performance on cognitively complex task, क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है जब ओवर क्राउडिंग होती है या क्राउडिंग होती है, तो आप एक कॉग्निटिवली कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाते हो।
एंड क्या होता है, मेमोरी टास्क में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। जब जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्राउडेड क्लासरूम्स होते हैं उसमें अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनकी मेमोरी भी जो है ठीक से जो है रिकॉल नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि नॉइज़ होती है, डिस्टर्बेंसेस होती है, तो उस वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। और पांचवी चीज़ होती है कंपटीशन। कंपटीशन क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली रिसोर्सेज कम होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं। In one study, Uday Jain manipulated high low social density and adequate and scarce resources. The feeling of crowding and preferred interpersonal distance of subjects were measured. It was found that subjects experience greater crowding under scarce resource condition. तो ऐसे मतलब इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप्स बनाए, एक जगह पे रिसोर्सेज कम रखे, एक जगह पे एडिक्वेट रखे, जैसे पानी, खाना पीना, ये सब बैठने की जगह हो गई। तो दो ऐसे ग्रुप्स बना के एक को तो एडिक्वेट रिसोर्सेज दिए, एक जगह पे स्केर्स रखे, कम रखे। तो जब उनसे बाद में पूछा गया तो इन लोगों को ज़्यादा क्राउडिंग फील हो रही थी जिनके पास रिसोर्सेज कम थे। और क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि कंपटीशन हो जाता है। जब पता है पीने का पानी कम है तो कंपटीशन हो जाएगा। और जैसे ओवर पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है, तो ओवर पॉपुलेशन भी क्राउडिंग की तरह ही है, जिसके बारे में हम बाद में भी अभी बात करेंगे इस चैप्टर में। तो कंपटीशन की वजह से क्या होता है, फिर आपस में फ्रस्ट्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है। हेल्पिंग बिहेवियर में क्या फर्क आ जाता है? अ वेरी पिक्यूलियर इफेक्ट ऑफ हाउ हाई क्राउडिंग सिचुएशन इज बायस्टैंडर अपैथी। बायस्टैंडर इफेक्ट क्या होता है? हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर लोग आसपास ज़्यादा खड़े हैं और आपके सामने एक्सीडेंट हो जाता है और आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो कोई भी हेल्प नहीं करता जाके, क्योंकि वो देखते हैं कि इतने सारे लोग खड़े हैं, कोई और कर लेगा। तो ये जो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है बिकॉज ऑफ बायस्टैंडर अपैथी, ये क्या है? क्योंकि क्राउडिंग की वजह से आपका हेल्पिंग बिहेवियर लो हो जाता है, लेस हो जाता है, क्योंकि आप दूसरे के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हो। देन कम्स डी इंडिविजुएशन। डी इंडिविजुएशन का मतलब है क्राउडिंग में आप अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी खो देते हो और अपने ग्रुप को फॉलो करने लगते हो। तो कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल्स अपने आप को छोड़ के अपने ग्रुप को कंफर्म करने लगते हैं। और ग्रुप थिंक के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है कि ग्रुप थिंक में क्या होता है कि आप बिना सोचे अपने ग्रुप की सुनते हो, जो कि आपके लिए और ग्रुप सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। फिर इसमें कोई अपनी क्रिएटिविटी शो नहीं करता, बस अपने सबके हाँ में हाँ मिलाते हैं, कोई अपने पॉइंट, अपनी ओपिनियन नहीं रखता। So the individuals in a crowd do not know each other. This anonymity perhaps reduces restraint and individual may lose her individuality and follows the norm. क्योंकि ग्रुप में एक दूसरे को आप इंडिविजुअली नहीं जानते हो, तो आप क्या करते हो? अनोनिमस हो जाते हो। और जब आप अनोनिमस हो जाते हो तो आप उस टाइम पे कुछ भी कर लेते हो। जब आपको लगता है कि अकेले हम तो नहीं पकड़े जाएंगे, हमारा पूरा ग्रुप है, हमें तो कोई नहीं पहचानता, तो उस केस में फिर आप एंटी सोशल एक्शंस भी करते हो, जैसे भीड़ में घुस के प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना, वो सब। फिर आती है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। लॉन्ग टर्म डेंसिटी कन्फाइनमेंट हैज़ बीन कोरिलेटेड विद लो अट्रैक्शन। अगर ज़्यादा देर तक आपको हाई डेंसिटी में कन्फाइन कर दिया जाए, रहने के लिए बोल दिया जाए, तो आप में जो है लो अट्रैक्शन होने लगती है, एक दूसरे से अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। तो बैरन एंड बेल ने कंडक्ट किया था एक एक्सपेरिमेंट एक हॉस्टल में, जहाँ पे उन्होंने 3 स्टूडेंट्स को एकोमोडेट किया था डबल रूम में। डबल रूम मतलब वही हो गया जो जैसे मान लो आप एक रूम में 2 बेडरूम्स हैं, तो एक जगह 3 स्टूडेंट्स थे और एक जगह सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने यही देखा कि जहाँ पे 3 थे, एक 2 रूम्स में 3 स्टूडेंट्स थे, उनको लेस सेटिस्फाइड फील हो रहा था और वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी नहीं कर रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि जब क्राउडिंग होती है तो आप एक दूसरे की हेल्प करना बंद कर देते हो। अब आगे इसी का पॉपुलेशन के बारे में ही बात करेंगे, साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कि जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, यानी कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है, क्राउडिंग बढ़ती है, तो उसके क्या साइकोलॉजिकल वो होती है, रिस्पॉन्सेज कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं।
यहाँ इन्होंने एक इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चार्ट में भी दिखाया हुआ है कि जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है यानी कि ओवर पॉपुलेशन हो जाती है तो एनवायरनमेंट डिग्रेड होने लगता है, क्योंकि हम रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करने लग जाते हैं। लोग कम है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। उसकी वजह से पॉल्यूशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड उसके अलावा कंपटीशन होता है और कंपटीशन में फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फिर स्लम्स वगैरह में टेरिटोरियलिटी, डेलिंक्वेंसी, ये सारी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती है। एक दूसरे की जगह छीन लेना, एंटी सोशल एक्शंस करना, डिप्राइव फील करना। फिर क्राउडिंग हो जाती है। क्राउडिंग में आपको डी इंडिविजुएशन, टास्क परफॉर्मेंस, तो ये सारा पॉपुलेशन के बढ़ने के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं यहाँ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।